नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचपी पुलिस का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट जो है लेटेस्ट पैटर्न पे रहने वाला है। इससे पहले हम ऑलरेडी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे, सर और मॉक टेस्ट जो है यूट्यूब पे करवाइए। तो मॉक टेस्ट जो है तैयार हो गया है लेटेस्ट पैटर्न पे। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो एचपीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे जो है इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बिम्स्टेक। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से देश है जो इसका पार्ट नहीं है। मालदीव्स, इंडिया, भूटान या नेपाल। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है बिम्स्टेक का जो है पार्ट नहीं है। बिम्स्टेक की जो है फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया? 1997 पे। तो 1997 में जो है बिम्स्टेक को इस्टेब्लिश किया गया। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती है वो इसका पार्ट है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। जो पाकिस्तान हो गया वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कजाकिस्तान, ऊपर वाले जो कंट्रीज है वो इसका पार्ट नहीं है। जो बे ऑफ बंगाल रीजन में वही जो है इसका पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सी जो है बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, तो मालदीव जो है इसका पार्ट नहीं है। बाकी जो इंडिया, भूटान, नेपाल दिए ये इसका पार्ट है। टोटल 7 कंट्रीज है। 1997 में से इस्टेब्लिश किया गया। इसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सेकंड है विच इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएनओ। तो कौन सी यूएनओ की एक विशेष एजेंसी नहीं है। तो कौन सी जो है यूएनओ को अंडर नहीं आती? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ पर जो है 3 तो आती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यूएनओ के अंडर नहीं आता। यूएनओ में वैसे तो 6 मेन ऑर्गन्स है। ठीक है, उसमें कौन सा है आपको बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन साथ में दे रखी है। यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन क्या है? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक ऑर्गन है यूएनओ का, मगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। दोनों में अंतर है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पर जो है पार्ट नहीं है यूएनओ का, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पार्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा जो है यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। बहुत सारी जो है यूएनओ के अंडर आती है एजेंसी, जैसे देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो गया। तो बहुत सारी जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के अंडर आती है, मगर यहाँ पर जो दे रखा था आपको कौन सा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जो है यूएनओ के अंडर नहीं आता। तो आप सभी को पता है एचपीपीएससी ने जो है सिलेबस पूरा बता दिया पुलिस का। तो उसमें जीके वाले पार्ट में जो है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूएनओ के बारे में हो सकता है, बिम्स्टेक के बारे में, ब्रिक्स के बारे में। तो यहीं से जो है क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका बनेगा। थर्ड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन प्रिजन। तो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनके द्वारा खुद लिखी गई है ये बुक। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टूवर्ड फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नेहरू बेनाकाब। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। वैसे तो तीनों ही इनके द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टूवर्ड फ्रीडम एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मगर ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा कौन सी है? टूवर्ड फ्रीडम है। ठीक है, टूवर्ड फ्रीडम जो है इसका राइट आंसर होगा। तो जेल में लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी खुद की आत्मकथा है। कौन सी? टूवर्ड फ्रीडम। थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ देखिए, व्हाट डिड वेहलम कोरनाड रोंटिजन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है वेहलम कोरनाड रोंटिजन ने क्या खोजा था। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वेहलम कोरनाड रोंटिजन। तो रोंटेजन ही पता होना चाहिए आपको। ठीक है, रोंटेजन ने क्या खोजा था। तो क्या खोजा था, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज की खोज की थी। तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो रोंटेजन ने कौन सी चीज़ जो है डिस्कवर की थी? तो उन्होंने जो है एक्सरेज की जो है डिस्कवरी की थी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है, जैसे कि उन्हें जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला था। ठीक है, पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला था? 1901 में एक्सरेज की खोज के लिए जो है
रोंटगन को जो है मिला था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, एक्सरेज की खोज किसने की है, रोंटगन ने जो है की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस की जो है यहाँ पर राजधानी आपसे पूछी जा रही है। बाकू है, मिन्स्क है, मोरोनी है या ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स तो पढ़ा होगा आपने, बेल्जियम की जो है राजधानी है। बाकू किसकी है, बाकू जो है अजरबैजान की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, मिन्स्क। ठीक है, बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, तो वो है मिन्स्क। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हर एक जो आपके टॉपिक है वहां से इसमें क्वेश्चन डाल के काफी अच्छा जो है मॉक टेस्ट बना रखा है। पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लेना, उसमें भी जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करा रखा है। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले खुद डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो, ताकि आपको एक आइडिया लगे आपके कितने नंबर जो है बन रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, 90 में से कितने नंबर जो है आप ला पा रहे हो। और नेगेटिव मार्किंग भी है तो उस चीज़ का भी जो है ध्यान रखना है। तो पूरा मॉक टेस्ट जो है यूट्यूब में आपको कराया जा रहा है। बाकी अगर आप जो है पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो आपको जो है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में HP एग्जाम फेयर लिखना है, 10,000 डाउनलोड है हमारे, आपको इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। ऐप में जो है पुलिस का कोर्स भी है, जैसे मॉक टेस्ट का भी मिल जाएगा, एक फुल लेंथ कोर्स मिल जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। अगर किसी ने लाइव क्लासेस लेनी है उसका मैं आगे बताता हूँ। अगर रिकॉर्डेड लेना है तो आप जो है हमारे इस वाले कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1299 का, बाकी डिस्काउंट करके 1000 रुपये के आसपास जो मिल जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स है तभी फीस जो है कम रखी है। स्टूडेंट्स देखोगे इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ रखे हैं, तो स्टूडेंट्स जो है जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। तो आपने भी जो है देर नहीं करनी। अगर रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, टाइम नहीं होता क्लासेस अटेंड करने का, तो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। पूरा स्टडी मटेरियल और यहाँ पर जो है लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़ चुके हैं। बाकी किसी ने अगर लाइव क्लासेस जो है ज्वाइन करनी है तो उसने क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561, लिखना है HP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन कोचिंग। मैं डिटेल्स भेजूंगा। लाइव क्लासेस की फीस 2000 है। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो ऐप में कोर्स मिलेगा, उसकी फीस 1000 रुपये के अराउंड है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। लाइव में जो है डेली 5 घंटे आपको पढ़ाया जाता है, तभी जो है फीस ज़्यादा रखी है। तो लाइव के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट करें। रिकॉर्डेड या टेस्ट सीरीज चाहिए तो नीचे ऐप का लिंक दिए, उसे डाउनलोड करके वहाँ पर जो है आपको हिमाचल का बेस्ट कोर्स मिल जाएगा पुलिस कांस्टेबल का, और सारा सिलेबस कवर कर रखा है, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 देखिए, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे एवरी ईयर। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो सिंपली पूछ रहा है जो नेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो ये जो है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की उस दिन जो है मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को जो है पैदा हुए थे, तो 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हर एक क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो अगर टेस्ट सीरीज लोगे तो हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको दी जाएगी, ऐसे नहीं कि हाँ क्वेश्चन और आंसर ही होंगे। 7 देखिए, व्हेन इज पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे। 7 का जो राइट आंसर है वो है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को जो है पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, यानी पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। 8 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स की यहाँ पर जो है आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फ्लॉप्स क्या होता है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को जो मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में किया जाता है। फ्लॉप्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। 8 का आंसर ऑप्शन बी है। जो सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड को जो है फ्लॉप्स में ही मेजर किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। 9 देखिए, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन अवॉर्डेड बोथ द भारत रत्न एंड द नोबेल प्राइज। यानी किस भारतीय व्यक्ति को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। यानी कौन सा व्यक्ति है इंडिया का जिसे जो है भारत रत्न भी मिला है और नोबेल प्राइज भी मिला है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें भारत रत्न भी मिला है और नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। तो भारत रत्न इन्हें 1954 में मिला था और नोबेल प्राइज कब मिला, 1913 में। ठीक है, तो 1913 में जो है गीतांजलि इन्होंने एक नॉवल लिखी थी, उसके लिए जो है इन्हें मिला था नोबेल प्राइज 1913 में, और भारत रत्न जो है 1954 में मिला है। तो दोनों ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न। 10th है, द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 6 कैटेगरीज ईच ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है, तो उनमें से कौन सा एक श्रेणी नहीं है। ठीक है, कौन सी फील्ड में जो है नोबेल प्राइज नहीं मिलता, सिंपली यहाँ पूछना चाहता है। तो मैथमेटिक्स, लिटरेचर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। तो 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज जो है नहीं दिया जाता। ठीक है, 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज। आपको 6 की 6 फील्ड बताता हूँ, जैसे केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोल दो, और फिर उसके बाद 1968 में जो है इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट हो गया। तो 6 फील्ड में जो है दिया जाता है नोबेल प्राइज। मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन में पूछा था
कौन सी फील्ड में जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो अवार्ड एंड हॉनर से जो है क्वेश्चन आना है आपको, नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है। 11th है, बाइटन कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाइटन कप जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है, बीटन कप बोलो, यहाँ पर हिंदी में बीटन लिखा है, तो बीटन कप बताइए किससे जो है ये आपका रिलेटेड है। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है हॉकी। तो हॉकी से जो है रिलेटेड है बीटन कप। तो बीटन कप जो है हॉकी में दिया जाता है, ये 1895 में जो है स्टार्ट हुआ। तो बीटन कप जो है किससे रिलेटेड है, ये जो है हॉकी से रिलेटेड है। 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन। तो इनमें से कौन सा जिला जो है अल्पाइन क्षेत्र में नहीं आता। अब हिमाचल प्रदेश का जीके आपने पढ़ना तो है, मगर उसमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पॉलिटी नहीं पढ़नी, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ज्योग्राफी एंड कल्चर से। तो वही जो है क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डाले गए हैं, ठीक है, वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी। सिलेबस पूरा बता दिया, एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा नहीं है, सिलेबस को अपने सामने रखो, बुकों को अपने सामने रखो, जहाँ से जो है एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, पूरा स्टडी मटेरियल हमने पुलिस कांस्टेबल का बना रखा है। एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको जो है डिटेल मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पूरा स्टडी मटेरियल। खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन। तो इनमें से कौन सा जिला जो है अल्पाइन क्षेत्र में नहीं आता। तो अल्पाइन क्षेत्र क्या है, ये आपके हाइयर हिल्स है, ठीक है, जो हाई माउंटेन्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आएगी, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, चंबा। शिमला जो है अल्पाइन जोन में नहीं आएगा, ठीक है, अल्पाइन जोन में जो है शिमला नहीं आएगा। अब अल्पाइन जोन की हाइट कितनी होती है, 4500 मीटर से ज़्यादा होती है, तो ये हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। लाहौल स्पीति हो गया, चंबा की पांगी तहसील हो गई, किन्नौर हो गया, ये इसमें जो है आते हैं। शिमला जो है अल्पाइन जोन में नहीं आता। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज रोहतांग पास इज लोकेटेड। तो रोहतांग पास जो है किस रेंज में है, पीर पंजाल में है, शिवालिक में है, धौलाधार में है, जास्कर में है। तो रोहतांग पास का है, कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है। तो जास्कर तो आपकी जो है हाई हिल्स होगी, हाई माउंटेन रेंज होगी, शिवालिक जो है ऊना वाला है, लो हिल्स होगी। तो यहाँ पर पीर पंजाल या धौलाधार में से जो है राइट आंसर होगा। तो 13 का राइट आंसर क्या है, पीर पंजाल। तो जो रोहतांग पास है ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। तो पीर पंजाल रेंज में जो है रोहतांग पास पड़ता है। रोहतांग पास जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था रोहतांग पास किस में पड़ता है, ये जो है पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। 14 है, थोड़ा इज़ा। तो थोड़ा क्या है बताइए, एक फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, ट्राइबल कम्युनिटी है, या ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो थोड़ा क्या है, शिमला वालों को तो पता होगा, थोड़ा क्या है, ये जो है एक फोक डांस है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, फोक डांस है, ठीक है, वॉरियर डांस भी बोल सकते हो। ये सिरमौर, शिमला और सोलन में जो है परफॉर्म किया जाता है, तो वॉरियर डांस भी बोल देते हैं। तो फोक डांस है थोड़ा, तो थोड़ा क्या है, ये एक फोक डांस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15th है, विथ विच वन इज रिवालसर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला रिवालसर गांव किससे संबंधित है। तो किससे जो है संबंधित है, पद्म संभवा, लोमोश रोशी, गुरु गोविंद सिंह, या ऑल ऑफ द अबव। तो रिवालसर अगर आप मंडी गए होगे, आपने वहाँ पर देखा होगा गुरुद्वारा भी है, वहाँ आपको मंदिर भी मिलेंगे, मोनेस्ट्रीज भी मिलेगी। तो तीनों धर्मों के जो है स्थल वहाँ पर आपको मिलते हैं, धर्म स्थल जो होते हैं। तो ये जो है तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। जो रिवालसर मंडी का है वो पद्म संभव से रिलेटेड है, लोमेश ऋषि से भी, और गुरु गोविंद सिंह से भी। बाकी एक्सप्लेनेशन में बता रखा है पद्म संभव से कैसे रिलेटेड है, लोमेश ऋषि से कैसे रिलेटेड है, गुरु गोविंद सिंह से कैसे रिलेटेड है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जो है आए थे रिवालसर में, जो पहाड़ी रूलर से उनसे हेल्प मांगने के लिए, और 1 महीना रुके भी थे। तो उन्हीं की याद में जो है एक यहाँ पर गुरुद्वारा भी बनाया था राजा जोगिंदर सिंह, जो मंडी के राजा थे। तो ये सब चीज़ें जो है एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखी है। 16 देखिए, विच पॉलिटिकल अलायंस वॉन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन विद अ मेजॉरिटी इन 2024। तो किस राजनीतिक गठबंधन ने 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बहुमत से जीता। तो किसने जीता बताइए, तो ये जो है महायुति अलायंस। तो महायुति अलायंस जो है इसने जीता, ठीक है। इसमें जो है बीजेपी भी थी, ठीक है, कौन कौन सी जो है पार्टीज थी, बीजेपी थी, शिवसेना थी, एनसीपी थी, ठीक है। तो तीनों का जो है कोalition था, कौन सा, क्या बोलते हैं इसे, महायुति अलायंस, और ये जो है महाराष्ट्र में जीती, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉन द 2024 नोबल पीस प्राइज। तो यहाँ पर कह रहा है 2024 का नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाली संस्था का पूरा नाम क्या है। तो बताइए पूरा नाम जो है क्या है, जिन्होंने नोबल पीस प्राइज जो है 2024 में जीता। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है निहोन हिडानको, ठीक है। निहोन हिडानको जो है इसका राइट आंसर है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 2024 में नोबल पीस प्राइज जीता, ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार 2024 किसने जीता, निहोन हिडानको ने। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 18 देखते हैं, विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट पैरालंपिक समर
गेम्स इन 2028। तो कहना चाहता है पैरा ओलंपिक समर गेम्स 2028 कहाँ पर होंगे, ठीक है। पैरा ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन खेल हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है सी, लॉस एंजलिस। अब लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है, ये यूएसए में पड़ता है, ठीक है। समर ओलंपिक्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ तो पैरा ओलंपिक्स पूछा है, अगर ओलंपिक भी बोलता, ठीक है, ओलंपिक भी बोलता तो वो भी यहीं पर होने वाले हैं, ठीक है। 2028 के जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में ही होने वाले हैं यूएसए के। तो ओलंपिक गेम्स बोल लो या पैरा ओलंपिक्स बोल लो, है तो दोनों अलग अलग, मगर दोनों जो है एक ही जगह होंगे। कहाँ पर होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैरा ओलंपिक्स जो है 2028 में कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में। और ओलंपिक भी जो है कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस में ही होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है संजय मल्होत्रा। अब देखिए ऐप डाउनलोड हुआ तो मुझे जो है यहाँ मैसेज आ जाता है, तो इसे चलिए हटा देते हैं यहाँ पर। तो पूरी एक्टिविटी पता लग जाती है कि ऐप में कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन जो है कोर्स को सर्च कर रहा है, किसको कौन सा कोर्स चाहिए। और काफ़ी सारे जो है कोर्स डेली स्टूडेंट्स लेते हैं, चाहे पुलिस का हो, जैसे हाई कोर्ट क्लर्क का भी आ रहा है, हर एक एग्जाम का जो है कोर्स मिल जाएगा। जेबीटी टेट का भी रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे जो है सिलेक्शन लिए हैं। तो जेबीटी टेट हो गया, टेट आर्ट्स हो गया, तो सारे कोर्स जो है ऐप में मिल जाएंगे। मगर ऐप में है रिकॉर्डेड कोर्स, पहले ही बता दूं रिकॉर्डेड कोर्स जो अटेंड नहीं कर सकते लाइव क्लासेस उनके लिए बेस्ट है। बाकी अगर लाइव अटेंड करना चाहते हो, लाइव क्लासेस में हमारे जुड़ना चाहते हो, तो 7018186561 इस पर व्हाट्सएप करना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ऑनलाइन कोचिंग लिख के आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। डेली 5 घंटे जो है हमारी लाइव क्लासेस होती है। 19 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा जो है नए गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, अब कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा। तो याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा जो है बने हैं। ये 26 गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 20 है, व्हाट इज द गोल ऑफ द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, वैसे कोरोना टाइम में ये स्टार्ट हुई थी। तो इसमें जो है फूड दिया जाता है, क्या है, प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो कोरोना टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो ये कौन सी योजना थी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, तभी ये जो है टेस्ट सीरीज में डाला है। ये किस लिए है, प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर। तो गरीब लोगों को जो है फ्री में जो है फूड ग्रेन्स दिए जाए, उसके लिए जो है पीएम गरीब कल्याण योजना जो है स्टार्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिंदी का सेक्शन आ गया, तो हिंदी में जो है टॉपिक वाइज यहाँ डाल रखा है। जैसे प्रायवाची का क्वेश्चन आना है तो प्रायवाची, विलोम, ऐसे जो है टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। प्रायवाची में वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सारे ही आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आना है, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। क्वेश्चन देखिए 21 क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तड़ित हमने पढ़ रखा है, चंचला हमने पढ़ रखा है, सौदामिनी और चंचेरी में से को होगा। तो 21 का राइट आंसर क्या है, चंचरी। तो चंचरी जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन है, तो चंचरी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या है, जैसे विद्युत हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया, धनप्रिय हो गया, ये सारे जो है बिजली के पर्यायवाची है, चंचरी जो है नहीं है। 22 देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का इनमें से कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है। तो आग का कौन सा नहीं होगा, अनल तो है, पावक भी है, व्योम है या नहीं है, और कृषाणु। तो यहाँ पर जो है व्योम होगा, ठीक है। व्योम किसका है, ये आकाश का पर्यायवाची होता है। तो आग का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, वो है व्योम। बाकी जो क्वेश्चन की पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तभी जो है जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किए, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, और आप यहाँ से जो है आंसर ही चेक कर रहे हो, तो ऐसा है, स्पीड तभी तेज़ है। 23 देखिए, अब यहाँ पर पूरे जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो मैंने आपको अभी बताया व्योम जो है किसका पर्यायवाची है, आकाश का है, आग का नहीं है। बाकी सारे जो है आग के पर्यायवाची थे, जैसे कि पावक हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, वही हो गया, ये सारे जो है आग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी जो है एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, सिलेबस में दे रखा है। निम्न मशरूम में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले विकल्प चुनिए। तो संयोग का जो है विपरीत यानी अपोजिट बताना है, तो संयोग का क्या होगा, वियोग होगा, काफी इजी है, ठीक है। संयोग का जो है वियोग होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। संयोग क्या हो गया, संयोग हो गया मिलना, वियोग क्या हो गया बिछड़ना, तो अपोजिट क्या हो गया, संयोग का वियोग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 है, जंगम का विलोम शब्द क्या है। अब जंगम का जो है यहाँ पर आपको विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। चेतन हो गया, सुकर हो गया, स्थावर हो गया, अगम हो गया, तो यहाँ पर स्थावर हो गया, ठीक है। जंगम क्या हो गया, चलने टाइप हो गया, और स्थावर रुका हुआ हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको
डेफिनेशन भी बता रखी है, अर्थ भी बता रखे हैं। जैसे जंगम क्या है, जो चल सकता है, और स्थावर क्या हो गया, स्थिर, ठीक है, रुका हुआ। तो जंगम का अपोजिट क्या है, स्थावर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां भी एग्जाम में पूछी जाएंगी। 25 है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी लोकोक्ति जो है गलत जो है यहाँ पर जोड़ी गई है। जैसे बोला गया है, एक आवे के बर्तन एक ही कारखाने में बने हुए, तो ये जो है पहला ही यहाँ पर गलत दिया है। एक आवे के बर्तन क्या होता है, एक समान, ठीक है, एक समान होते हैं, एक कारखाने में बने हुए नहीं, एक समान। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है। तो ऊंट किस करवट बैठता है, इसका मतलब निर्णय किसके पक्ष में होता है, ये सही दे रखा है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी खाने को बहुत कम मिलना, ये भी सही दिया है। ऊंट के गले में बिल्ली, विपरीत वस्तुओं का मेल, ये भी सही दिया है। तो तीनों सही दिए, पहला वाला गलत था। एक आवे के बर्तन यानी एक समान होना था, यहाँ बोला है एक ही कारखाने में बने हुए, तो एक समान है। अब देखिए वाक्यों में प्रयोग कैसे किया गया है। मेरे दफ्तर में दो व्यक्ति एक जैसी तस्वीर बनाते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वह एक आवे के बर्तन हैं, यानी एक समान है, ठीक है, वहां पर जो है गलत मैच किया गया था। 26 देखिए, सिर मुड़ना मुहावरे का अर्थ। तो सिर मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बाल काटाना, दोष लगाना, बुद्धि भ्रष्ट होना या हार मानना। तो 26 का राइट आंसर क्या है, दोष लगाना, ठीक है। सिर मुड़ना इसका मतलब है दोष लगाना, अपनी गलती किसी और के जो है मत्थे लगा देना। तो सिर मुड़ना क्या है, दोष लगाना। वाक्य में प्रयोग क्या है, करण ने फोन की दुकान पर चोरी की और उसे मेरे सिर मुड़ दिया। तो ये मतलब दोष लगाना, किसी और पे जो है दोष लगा दिया। चलिए 27 देखते हैं, आप स्वर और व्यंजन से जो है क्वेश्चन आने हैं। तो 27 क्या देखा है, उच्चारण की दृष्टि से र ल स व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो र ल स ये कैसे व्यंजन है, ऊष्म है। ऊष्म तो आपको पता है जब बोलते हो तो हवा आती है, ठीक है, गर्म हवा जैसे मतलब बोलोगे तो बाहर को निकलेगी, तो वो ऊष्म होते हैं। अंत स्तर कौन से हैं, वत्सर्य कौन से हैं, मूर्धा कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप जो है बता पाओगे। तो 27 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर जो है वत्सर्य जो है ये है, ठीक है, र ल स। अब र ल स में क्या है, देखो आपकी जीभ है ना ऊपर वाले हिस्से में लग रही है, र ल स, तो ये वत्सर्य व्यंजन होते हैं। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट तो इजीली जो है आप इन्हें कर लोगे। तो जब पढ़ोगे तभी ये चीज़ें जो है पता लगेगी। बाकी डेफिनेशन में यहाँ पर दे रखी है, तो ज हो गया, न हो गया, र हो गया, ल स हो गया, ये जो है वत्सर्य जो है आपके यहाँ पर व्यंजन है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 28। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वर पहले पता होना चाहिए, तभी तो बताओगे दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का जो राइट आंसर है वो है 7। तो 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रखे हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए ओ, ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम जो है दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ये आपके जो है 7 होते हैं। 29 देखिए, निम्न व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है। तो महाप्राण जो है यहाँ पर बताना है, महाप्राण पता होगा तभी बता पाओगे। क ग ठ ढ, बताइए कौन सा जो है महाप्राण है। तो 29 का राइट आंसर जो है ठ है। ठ जो है एक महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें क्या होता है, जब आप उच्चारण लोगे हकार जैसी ध्वनि आती है, ठीक है, तो आपका जो श्वास है वो भी निकलता है, ठीक है। तो ये कौन सा, ठ में देखिए, ठ में देखिए एक जोर लग रहा है ना, तो ये महाप्राण होते हैं आपके। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है, ठ जो है आपका यहाँ पर महाप्राण है। अव्यय, अव्यय से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बताइए, वैसे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या है, निपात बोलते हैं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 देखिए, वैसे कौन सा अव्यय है। तो वैसे जो है कौन सा अव्यय है, 31 का राइट आंसर है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक अव्यय है, वैसे कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 90 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। 32 देखते हैं, विधि के इन अनेकार्थी में से एक गलत है, उसे चयन कीजिए। तो विधि के इन अनेकार्थियों में से कौन सा गलत है। तो कौन से है, ब्रह्मा, कानून, अवधि या पद्धति। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का जो है अवधि। तो अवधि जो है इसमें से अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सारे जो है विधि के जो है अनेकार्थी शब्द है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो धन दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द। तो उसे क्या बोलेंगे, अपव्ययी बोलेंगे, ठीक है। दुरुपयोग करता है, जो करता ही नहीं है उसे मितव्ययी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपव्ययी होना चाहिए, जो धन का दुरुपयोग करता है उसे क्या बोलते हैं, अपव्ययी बोलते हैं। 33 का आंसर ऑप्शन ए है। अब जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से जो है क्वेश्चन डाले गए हैं, यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। 34 है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, तो कैसी जो है संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समुदायवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो 34 क्या है,
34 का जो राइट आंसर है वो है भाववाचक, ठीक है, भाव आ रहा है इसमें, तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना क्या है? तो सेना क्या है यहाँ पर बताइए। 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है वो है जातिवाचक। तो सेना जो है एक जाति को जो है बोध कर रही है यहाँ पर, ठीक है। सेना किसी भी प्रकार की हो सकती है, भारत की भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया कहीं की भी हो सकती है, एक जाति को जो है यहाँ पर जो है आपका बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। इसमें सेना क्या है? ये एक जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 36 है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आपको बताना है कौन से जो यहाँ पर वाक्य है उसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। 36 का जो राइट आंसर है वो है जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तो संबंध बता रहे हैं ना, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, तो यहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम यूज किया गया है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 है, घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? तो घंटी बजी है कोई आया है, इस पंक्ति में आपको जो है सर्वनाम बताना है। 37 का राइट आंसर क्या है? अनिश्चयवाचक, ठीक है, पता नहीं कौन आया, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक। घंटी बजी है कोई आया है, तो यहाँ पर इस पंक्ति में सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 38 देखिए, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आपको पूछा गया है कौन सा जो है विशेषण है थोड़ी मलाई देना। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ी मलाई देना, इसमें कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 39 देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए। तो आपको जो है संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताना है। बिकाऊ, दुखी, हमारा या भुलक्कड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? दुखी। तो दुखी जो है संज्ञा से बना विशेषण है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दुखी हो गया, सुखी हो गया, ये जो है संज्ञा से बने विशेषण है। चलिए 40 देखिए, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसमें क्रिया कौन सी? अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक है या सकर्मक है? तो सकर्मक अकर्मक क्रिया सुना होगा आपने, मतलब भी पता नहीं चाहिए क्या होती है। तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होती क्या है? तो जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहित है उन्हें सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, ये कैसी सकर्मक क्रिया है। अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है क्वेश्चन आने। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है नाउन बताने, कितने नाउन है? 1 2 3 4। तो बताइए इस सेंटेंस में, आई विजिटेड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इंडिया इन द वेकेशन। तो इसमें जो है कितने नाउन है? तो कितने हैं? 4 नाउन है इसमें। कितने नाउन है? 4 नाउन है। कौन कौन से नाउन है? एक तो गोल्डन टेम्पल हो गया, ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ टेम्पल, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। फिर अमृतसर और इंडिया हो गया, ये भी आपका प्लेसेस के नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। और वेकेशन, वेकेशन जो है ये आपका कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, दोनों ही में जो है यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 4 नाउन है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, इंडिया एंड वेकेशन। 41 का आंसर ऑप्शन डी है। 42 देखिए, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड ऑल इन द सेंटेंस। ही इनवाइटेड ऑल ऑफ अस टू हिज वेडिंग। अब यहाँ पूछा जा रहा है ऑल जो है कैसे यूज हुआ है? प्रेपोजिशन की तरह, एडवर्ब की तरह, प्रोनाउन की तरह या नाउन की तरह? तो बताइए, ही इनवाइटेड ऑल ऑफ अस टू हिज वेडिंग, यहाँ पर जो ऑल है वो कैसे जो है यूज हुआ है? तो कैसे हुआ है? प्रोनाउन की जगह जो है यूज हुआ है। अब नाउन की जगह क्या है? अगर रिपीटेड यूज से बचना है तो हम प्रोनाउन जो है यूज करते हैं। तो ही इनवाइटेड ऑल ऑफ अस टू हिज वेडिंग, तो कैसे यूज हुआ है? प्रोनाउन की तरह जो है यूज हुआ है। ऑल का मतलब क्या है? एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, जितने भी थे उन सबको जो है इन्वाइट किया है। तो ही इन्वाइटेड ऑल ऑफ अस टू हिज वेडिंग, तो ये कैसे यूज हुआ है? ये जो है प्रोनाउन की तरह जो है यहाँ पर यूज हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। किसी भी टाइप में बन सकता है, मगर जो है पता होनी चाहिए ये चीजें होती क्या है। 43 देखिए, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड बेटर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर बेटर पूछा है कैसे यूज किया गया है? आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो ये जो है कैसे यूज किया गया है? ये जो है एडजेक्टिव की तरह जो है यूज किया गया है। तो उसे कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, फीलिंग कैसी है? बेटर, मतलब अब जो है उसकी सेहत अच्छी है। तो बेटर जो है एडजेक्टिव की तरह जो है यूज किया है। अगर नाउन को जो है क्वालिफाई करना है तो जो है एडजेक्टिव यूज किया जाता है। बाकी हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है। द फ्रेज बेटर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, ठीक है, नाउन को जो है मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव जो है यूज किया जाता है। तो बेटर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फीलिंग इंप्रूव्ड इन हेल्थ, ठीक है, तो ये इसलिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। बेटर क्या बता रहा है? उसकी हेल्थ को बता रहा है कि हाँ अच्छी है, ठीक है। अब तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। 44 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम द डॉक्टर एंड द सीईओ डैश कमिंग टू द फंक्शन। अब देखिए द डॉक्टर
एंड द सीईओ, ये दो अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज आना चाहिए, इज तो सिंगुलर हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 44 का जो राइट आंसर है वो है आर है, ठीक है। दो अलग अलग पर्सन है, द डॉक्टर एंड द सीईओ, तो आर आएगा, आर कमिंग टू द फंक्शन। तो प्रॉपर वर्ब पूछा था कौन सा आएगा, तो डॉक्टर एंड द सीईओ आर कमिंग टू द फंक्शन। बाकी यही चीज जो है एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, टू डिफरेंट पर्सन है, द डॉक्टर एंड द सीईओ, तो इसलिए प्लूरल फॉर्म आएगी कौन सी, आर आएगी। 45 देखिए, fill in the correct preposition in the following sentence, she hadn't been to the beach dash a long time। तो यहाँ पर क्या आएगा, from या since, ठीक है, दो यहाँ बनेंगे, from, since, for। तो बताइए, she hadn't been to the beach dash a long time, तो 45 का राइट आंसर क्या है, 45 का जो राइट आंसर है वो है for, she hadn't been to the beach फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बीच मतलब काफ़ी टाइम से जो है आया नहीं है, जो भी है वो आई नहीं है, ठीक है, शी हैडंट बीन टू द बीच फॉर अ लॉन्ग टाइम। 45 का आंसर ऑप्शन सी, फॉर यहाँ पर जो है यूज होगा। 46 देखिए, फिल इन द करेक्ट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो करेक्ट कंजंक्शन डालनी है, शी हेटेड रनिंग डैश शी लव्ड प्लेइंग बास्केटबॉल ऑल द टाइम। तो बिना ऑप्शन को देख के एक बार देखो, शी हेटेड रनिंग बट शी लव्ड प्लेइंग बास्केटबॉल ऑल द टाइम। तो ऑप्शन नहीं देखोगे तो भी थोड़ा लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो बट लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फ्लो में पढ़ना कि हाँ क्या हो सकता है, तब भी तो जो है थोड़ा कॉमन सेंस से आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो 46 का क्या होगा, शी हेटेड रनिंग बट शी लव्ड प्लेइंग बास्केटबॉल ऑल द टाइम। तो बट जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो बट इज यूज टू ज्वाइन टू आइडियाज, ठीक है, बट जो है दो आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हेटेड और लव्ड दो आइडिया हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए बट यूज किया गया है। 47 देखिए, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन यूजुअली फॉलोड बाय। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब जीत गए, तो एक फीलिंग होती है ना, तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है, ऐसे होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क वो लगता है, ठीक है। ओ नो, मतलब कुछ बुरा हो गया तो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ओ नो, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से जो है फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 48 है, फिल इन द ब्लैंक्स द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव लिटिल। तो लिटिल का जो है कंपेरेटिव फॉर्म पूछा है, ठीक है, एक सुपरलेटिव होता है एक कंपेरेटिव होता है, तो कंपेरेटिव पूछा है, तो लिटिल का क्या होगा, कंपेरेटिव लेस होता है और सुपरलेटिव लीस्ट होता है, ठीक है। लिटिल है, लेस क्या हो गया, ये कंपेरेटिव फॉर्म हो गया, और लीस्ट क्या हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ पर कंपेरेटिव पूछी, लेस के दिया, ऑप्शन 20 का जो है राइट आंसर है। तो हर एक जो वर्ड है उसकी कंपेरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म वो पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म पूछ ली फार की, तो फार की जो है सुपरलेटिव क्या होगी, फार हो गया, ठीक है, कंपैरेटिव क्या होगी, फार्दर हो गया, फार्दर हो गया, और सुपरलेटिव फारदेस्ट हो गया, ठीक है, फारदेस्ट हो गया। तो यहाँ पर फारदेस्ट का दिया, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो सुपरलेटिव फॉर्म क्या फार की, वो है फारदेस्ट। 50 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स द फीमेल पिग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है आपसे फीमेल पूछा रहा है, फीमेल पिग को क्या बोलेंगे, शी पिग बोलेंगे, सौ बोलेंगे, ई बोलेंगे, डोई बोलेंगे। तो 50 का राइट आंसर 100 होगा, ठीक है। जो फीमेल पिग होगी उसे क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे, ठीक है। एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एक मस्कुलाइन जेंडर होता है, एक फेमिनाइन जेंडर होता है, तो वैसे ही पिग का जो फेमिनाइन जेंडर होगा उसे क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे, फीमेल पिग को 100 बोलेंगे। तो 20 का जो है राइट आंसर है 100। 51 देखिए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर नाउन जेंट्री। तो ये जेंट्री जो है इसका प्लूरल क्या होगा, एक होता है सिंगुलर होता है एक, प्लूरल होते हैं बहुत सारे, तो जेंट्री का जो बहुत सारा होगा कि हाँ प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, तो 51 का राइट आंसर है जेंट्रीज, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है, ब्रेड एंड बटर आर हर मेन डाइट। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, ठीक है, ये इंग्लिश में जो आप पढ़ोगे ग्रामर में, तो ब्रेड एंड बटर जो है एक ही सेंस जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, एक ही सेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, 52 का जो राइट आंसर है वो इज यूज किया जाता है, आर की जगह क्या है, इज यूज किया जाएगा, सिंगुलर यूज ही किया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर इज हर मेन डाइट, 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी यही चीज जो है एक्सप्लेनेशन में दे रखी होगी कि ब्रेड एंड बटर जो है सिंगल आइडिया को जो है इंडिकेट करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, ठीक है, आर नहीं, इज यूज होगा। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स आ गया है। 53 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स शी वाज डैश द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। तो शी वाज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, बिना ऑप्शन देखिए कि हाँ क्या एकदम से फ्लो में आ रहा है, तो द, ठीक है, आर्टिकल द ही आएगा। तो शी इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, 53 का आंसर ऑप्शन सी है। ये आर्टिकल के क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं। अब देखिए डिटर्मिनर्स का कैसा आएगा, डैश देम अप्रूव द प्लान। तो यहाँ पर मैनी आएगा, मैनी ऑफ आएगा, मच आएगा या मच ऑफ आएगा, तो पढ़ने से लग रहा है मैनी ऑफ, ठीक है, मैनी ऑफ देम अप्रूव द प्लान। तो 54 का आंसर क्या है, 54 का आंसर ऑप्शन बी है, मैनी ऑफ देम अप्रूव द प्लान। तो यूज मैनी ऑफ बिफोर अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के पहले जो है मैनी ऑफ यूज किया जाता है, तो मैनी ऑफ देम अप्रूव द प्लान, 54 का आंसर ऑप्शन बी है।
55 देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की जो है करेक्शन करनी है, कुछ गलती होगी वो आपको बतानी है। योर एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन द मार्क्स यू स्कोर इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो विल बी डिपेंडेंट यहाँ अंडरलाइन है तो इसकी जगह क्या आएगा, इज डिपेंडिंग, ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, विल डिपेंड ऑन द मार्क्स या डिपेंडिंग, डिपेंडिंग भी यहाँ पढ़ने से गलत लग रहा है। तो बताइए 55 का आंसर क्या है, इसका जो है विल डिपेंड होगा। ठीक है, your admission into the university will depend on the marks you score in the entrance examination। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, फ्यूचर कंडीशन में है ये सेंटेंस, तो यहाँ पर विल डिपेंड जो है मोर अप्रोप्रिएट है, इसे जो है यूज किया जाएगा। योर एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी विल डिपेंड ऑन द मार्क्स यू स्कोर इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन, यानी ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। 56 देखिए, वन मस्ट कीप देमसेल्फ abreast of current events particularly while preparing for competitive exams। तो keep themselves की जगह क्या आएगा, तो ये एक तरह से फ्रेज टाइप है। ठीक है, तो वन मस्ट कीप वन सेल्फ होता है। ठीक है, तो वन सेल्फ जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। वन मस्ट कीप वन सेल्फ abreast of current events particularly while preparing for competitive exam, देम सेल्फ नहीं वन सेल्फ यहाँ पर जो है यूज होगा। तो प्रोनाउन है ये, देम सेल्फ डज नॉट एग्री। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के मतलब एग्री करना चाहिए, तो वो क्या, वन मस्ट कीप वन सेल्फ, तो यहाँ पर वन मस्ट कीप वन सेल्फ जो है यूज किया जाएगा। 57 देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से जो है पैसिव में से बदलना है। व्हेन विल द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हेन विल द पेशेंट बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर। तो पेशेंट देखिए, पेशेंट जो है यहाँ पर अपनी फॉर्म बदल रहा है, तो पेशेंट पहले ऑब्जेक्ट था फिर सब्जेक्ट बन गया, तो ये देखिए पेशेंट जो है यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर, और डॉक्टर जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है सब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हेन विल द पेशेंट बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर। बाकी और भी चीज़ें होती है एक्टिव पैसिव में बदलने की, थोड़े यहाँ पर रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर विल अटेंड जो है विल बी अटेंडेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में क्योंकि सेंटेंस, तो विल अटेंड जो है किस में चेंज होएगा, विल बी अटेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए विल बी अटेंडेंट, तो व्हेन विल द पेशेंट बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर, तो व्हेन विल द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट, ये चेंज करके पैसिव में कैसे होगा, व्हेन विल द पेशेंट बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर। 57 का आंसर ऑप्शन बी है। बाकी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, एकदम से जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन बताएंगे ऐसे आप नहीं कर पाओगे, रूल्स आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। अब पैसिव से जो है एक्टिव में बदलना है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चन बाय द टीचर, तो यहाँ पर देखिए टीचर जो है क्या है, टीचर जो है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो सब में आ रहा है, तो यहाँ पर जो है द स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चन बाय द टीचर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैसिव में है ये, एक्टिव में कैसे होगा, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, द टीचर इज क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट, द टीचर इज क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए आर बीइंग क्वेश्चन जो है चेंज हो रहा है इज क्वेश्चनिंग में। ठीक है, आर बीइंग क्वेश्चन किसमें, इज क्वेश्चनिंग में, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चन बाय द टीचर, ये चेंज किसमें होगा, द क्वेश्चन द टीचर इज क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 59 क्या दे रखा है, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता, तो इसको जो है इनडायरेक्ट में जो है आपको बदलना है। 59 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राकेश आज सुनीता इफ शी कैन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम। तो 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से जो है आपको क्वेश्चन आना है। 60 में देखिए टेंसेस से क्वेश्चन आना है। चिल्ड्रन डैश ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चिल्ड्रन डैश ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, तो यहाँ पर आपको जो है अप्रोप्रिएट टेंस जो है यूज़ करना है। तो 60 का राइट आंसर क्या है, हैव बीन स्टडिंग, तो यहाँ पर जो है हैव बीन स्टडिंग होगा, चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। तो टेंसेज में जो है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है रीजनिंग के जो है सेक्शन आ गए। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने हैं। क्लॉक्स और कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर वाला पिछले वाले मॉक टेस्ट में किया था, अब क्लॉक वाला देखते हैं। व्हाट विल द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 8:30, तो कह रहा है 8:30 जब हो रहे होंगे, ठीक है 8:30, ठीक है 8:30 जब हो रहे होंगे, जैसे कि ये 7 है ये 8 है, ठीक है, तो 8:30 मतलब यहाँ पर जो है छोटा हैंड होगा 8 और 9 के बीच में, ये 8 हो गया ये 9 हो गया, और बड़ा वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है कितना है आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी आपसे जो है पूछा जाए कि हाँ इतने बज के इतना टाइम हो रहा है, तो आप बताइए हैंड के बीच में कितना एंगल है। तो इसका एक सिंपल सा जो है एक मेथड है, आपने क्या करना है 30 इंटू, याद रखना 30 इंटू हावर्स, ठीक है, हावर्स जो होंगे -11/2 इंटू मिनट्स, जो भी मिनट्स यहाँ दे रखे हैं, हावर्स कितने 8 घंटे दे रखे हैं और मिनट 30 दे रखा है, तो 30, ठीक है 30 वहीं देगा, हावर्स कितने हो गए 8 है, -11/2 इंटू मिनट्स कितने 30 दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करोगे एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो
3 × 8 कितना हो गया 240 हो गया। माइनस करना है, या 1 से कटा, ये 15 से कटा, तो 15 11 से कितना होता है, 15 11 से कितना होता है 165 होता है। तो 240 में से 165 जो है आपने माइनस करना है, ये कितना हो गया, ये जो है 75 हो गया। तो 75 इसका राइट आंसर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 30 इंटू हावर्स -11/2 इंटू मिनट। तो हवर्स यहाँ पर 8 दे रखे थे, 8:30 हो रहे हैं, तो हवर 8 हो गया और मिनट 30 हो गया। मान लीजिए पूछता 10:30, तो आपने यहाँ हवर्स की जगह 10 लिखना था, मिनट की जगह 30 लिखना था। चाहे 45 देता तो 45 लिख देना। तो जैसा भी देगा बस इस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 75 डिग्री जो है राइट आंसर है। तो क्लॉक से कैलेंडर से क्वेश्चन आना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पर मैंने टेक्निक बताइए, ट्रिक बोल दो एक तरह से। 62 देखिए, नंबर सीरीज, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए 9 + 27 क्या हुआ, 36 हो जाता है। वैसे 63 + 99 क्या होगा, तो 63 + 99 क्या होता है 162 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहले दो ऐड किए, तीसरा बना, फिर पहले ये दो ऐड करेंगे तो तीसरा बनेगा, तो 162 बनेगा 63 + 99 को जो है ऐड करके। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑर्डर इन रैंकिंग अब 63 है। यहाँ पर जो है आपको एक रो दे रखी है, उसमें अमन की पोजीशन बता रखी है, विवेक की पोजीशन बता रखी है, फिर गगन है उसकी जो है रिस्पेक्टिव पोजीशन बता रखी है कि अमन से इतना है और जो विवेक है उससे इतना है। और आपको फिर पूछ रहा है पूरी एंटायर रो में जो है कितने जो है बॉयज़ है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो है एक बारी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काफ़ी जो है लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इन्होंने पूरा बता रखा है कि विवेक 18 फ्रॉम द राइट हैंड है, गगन थर्ड है, फिर विवेक के, तो ऐसे ऐसे करके जो है ऐड कर रखा है। तो टोटल 41 बनेंगे। ठीक है, रो में कितने टोटल 41 स्टूडेंट्स है। तो खुद ट्राई कर देना है इसको। बाकी 41 जो है इसका राइट आंसर आएगा। डिफिकल्ट है, जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग क्या है। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 120, व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मान लीजिए एक x है। ठीक है, इवन नंबर भी बोला है तो x + 2 करेंगे। ठीक है, x + 2 होगा दूसरा नंबर, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो गया, x + 4 होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 2 है तो अगला 4 होगा, उसका अगला 6 होगा। ठीक है, इवन नंबर बोले कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव, तो एक x मान लिया, एक x + 2, एक x + 4, और ये 120 के बराबर होने चाहिए। तो ये 120 के बराबर होना चाहिए, सम बता दिया है, तो बस इसको ऐड कर लो 3x। ठीक है, 3x हो गया +6 = 120 हो गया। अब आपने क्या करना है, 3x है, 120 में से 6 गया, कितना बचा, 120 में से 6 गया तो 114 बचा। ठीक है, 114 बचा। अब x से जो है यहाँ पर ले लो और 3 से डिवाइड कर दो 114 को। तो ये कैसे होगा, 3 3 9 होता है, 2 वहाँ गया, ये जो है 38 बना। तो नंबर क्या है 38 है, एक नंबर 38 है, फिर +2 करोगे 40 हो गया, फिर +2 करोगे 42 हो गया। तो ये 3 नंबर है। तो पूछा था व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर तो 40 है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्या है, यहाँ पर देखिए CD लिखा है, EF लिखा है, GH लिखा है, IH लिखा है। तो क्या होगा बताइए, अगला जो है KL होगा। ठीक है, CDEFGHIJ KL, तो KL लास्ट में कहाँ दिया, यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अब देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक बता रखे हैं HBPSC ने, यहाँ से जो है क्वेश्चन डालना है। क्यूब एंड डाइस से जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ 3। तो अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, अब देखिए 5 तो यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है, तो मान लीजिए ये 1 4 दिया है, 1 यहाँ होगा और ये 4 होगा, तो 1 4 होगा, तो एक नंबर नहीं दिख रहा 3, तो 3 ही होगा अपोजिट। ठीक है, 3 जो है अपोजिट होगा। 5 के साथ 1 और 4 भी दिया है और 2 और 6 भी दिया है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो वो अपोजिट में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, 5 के 3 है तो 3 के 5 होगा, तो यहाँ पर 5 का है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनालॉगी। तो एनालॉगी का क्वेश्चन आना है। तो एनालॉजी जो हो गया इसका, आपका जो यहाँ पूछा है सर्कल का डायमीटर, जैसे सर्कल है उसका डायमीटर होता है, तो वैसे बाइसेक्टर का एंगल है, डायमीटर का रेडियस, स्क्वायर का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल, तो रेक्टेंगल का जो है डायगोनल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल में बांट रहा है ना डायमीटर सर्कल को, वैसे रेक्टेंगल दोनों इक्वल में बांटेगा डायगोनल जो है रेक्टेंगल को। तो 67 का आंसर ऑप्शन डी है। ब्लड रिलेशन क्या है, अब ब्लड रिलेशन में देखते हैं। इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो। ए जो है सिस्टर है, ठीक है, सिस लिख लेता हूँ बी की। बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो बी जो है डॉटर है, डॉटर का मतलब ये भी जो है फीमेल ही होगी। ठीक है, दोनों बहनें ही है, सिस हो गई, दोनों ही बहनें हैं, और ये इसकी भी मम्मी होगी, क्योंकि
बी जो है सी की डॉटर है, तो ए और बी भी तो बहनें हैं, तो ये दोनों ही जो है सी की डॉटर होगी। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो डी की वाइफ है, यानी ये हस्बैंड हो गया, ये जो है मदर हो गई, और ये दोनों उनकी बेटियां होंगी। फिर बोल रहे हैं डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी का जो है ब्रदर है ई, तो ई जो है डी का ब्रदर है, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई जो है सी से कैसे रिलेटेड है, तो ई जो है सी से कैसे रिलेटेड होगी, तो 68 का राइट आंसर क्या है, ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, तो ब्रदर इन लॉ, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ई सी से कैसे, मान ली ये दोनों मतलब ये दोनों भाई आए ना, तो इसकी जो है वाइफ है, तो इसके भाई की वाइफ क्या हुई, ब्रदर इन लॉ या जेठ, मतलब सी को ई से कैसे बोलते हैं, या तो देवर है या तो जेठ है, ठीक है। तो 68 का आंसर ऑप्शन ए है। 69 देखते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। अब डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या बोल रहा है, ऐसे बना लो, यहाँ लिखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब यहाँ पर हो रहा है गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ देख रही है, शी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो यहाँ को जो है मूव कर रही है, साउथ को जो है देख रही है। फिर बोल रही है 225 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 तो ऐसे हो गया क्लॉकवाइज, और 225 थोड़ा और यहाँ ऐड कर दो, तो यहाँ पर डायरेक्शन में बनेगी, तो नॉर्थ ईस्ट में देख रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या देखा है, नॉन वर्बल रीजनिंग का। अब यहाँ पर आपको मिसिंग फिगर कौन सा है। अब देखिए यहाँ एक एरो था, इस साइड गया 2 एरो हो गए, नीचे हो गया 3 एरो हो गए, तो इस साइड जाएगा और 4 एरो हो जाएंगे, कहीं पर है ऐसा, तो हाँ ऑप्शन बी में है। तो 70 का राइट आंसर क्या है, बी इसका जो है राइट आंसर है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब मैथ के क्वेश्चन करते हैं, मैथ के जो है 20 क्वेश्चन आने हैं। तो पहला क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर से जो है क्वेश्चन आएंगे, तो रैशनल नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, तो 2 एंड 3 के बीच में क्या आएगा, 5/2, तो 5/2 मतलब 2.5, तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 6/2 क्या है, 3 होता है, 6/3 क्या होता है, 2 होता है, तो 3 और 2 तो इसके बीच में पूछा था 2 और 3 के, तो 2 और 3 थोड़े लेंगे, फिर 2.5, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 72 है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 11/2 प्लस 11/4 माइनस 11/8 प्लस 11/16। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 16 ही आ जाएगा। फिर 8 11 ज़ा 88 हो गया, 4 11 ज़ा 44 हो गया, 2 11 ज़ा 22 हो गया, ठीक है। प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर हटाओ, ये माइनस दे रखा है, देखो माइनस दे रखा है ना। फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है 22 हो गया था, प्लस 11 1 ज़ा 11, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 88 है, ठीक है, 88 हो गया, 22 यहाँ पर 33 कर दो, डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका जो है 121/16, कहीं दे रखा है 120, हाँ ये दे रखा है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। 73 देखिए, अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ इट्स क्लोथ एज 40% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 40% लॉस एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये के क्लोथ है, ठीक है, 100 रुपये की मान लीजिए क्लोथ है, तो यहाँ पर हो रहा है 40% प्रॉफिट में जो है आधे बेचता है, तो 50% मान लीजिए 100% है टोटल, ठीक है, 50% जो है ये 40% की प्रॉफिट में, तो 140/100 हो जाएगा, ठीक है, 40% की प्रॉफिट में। बचे हुए क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग जो है वो लॉस में बेच रहा है, तो कितने बचे, 50 चले गए 100 में से, 100 कपड़े थे तो 50 चले गए, अब जो है 50 बचे थे, उसके हाफ जो है वो 25 जो है वो कितने में, लॉस में बेच रहा है 40%, तो 60/100 हो जाएगा। बाकी जो है सेम में बेच रहा है, तो 25 कर दो, ठीक है, 25 कर दो। तो टोटल में पूछ रहा है कितना गेन या लॉस इसको होगा, तो यहाँ पर इसे कट करो, यहाँ इसको कट करो, ये कितना हो गया, 70 हो गया, प्लस यहाँ कट, यहाँ 1 से कटो, यहाँ 4 से कटो, ये जो है 15 हो गया, और 25, तो ये 110 बन रहा है, तो 100 थे 110 हो गया, यानी 10% का गेन हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 74 देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है एक चीज़ है, उसे जो है 960 रुपये में बेचेगा, तो लॉस हो रहा है 4% का, तो वैल्यू में पता नहीं एक्स मान लो, और 4% के लॉस में बेच रहा है, तो 100 में से 4 माइनस करके लिखो, 96 हो गया, डिवाइड बाय 100, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो है 960 के बराबर होना चाहिए, तो x इक्वल टू 960 इंटू 100 और डिवाइड बाय 96, ये वनजा हो गया, ये वनजा, तो ये 1000 आएगा, तो 1000 जो है राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1000 रुपये की चीज़ थी, 4% लॉस में बेची होगी, तो 960 बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 75 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, लेटर डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कोई आर्टिकल है, पहले उसका प्राइस 20% बढ़ाया, फिर 25% जो है डिक्रीज कर दिया, फिर पूछा कितना नेट चेंज आया पूरे फाइनल प्राइस में। तो मान लेते हैं कोई चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज़ है वो आपकी 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक
ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, अब उसे हम जो है 20% बढ़ा देते हैं, तो 120/100 कर देते हैं। फिर जो है कह रहा है 25% रिड्यूस की, तो 75/100 से जो है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते कितना है, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर जो है ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, 30 इंटू 3 कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 रुपये की बन गई। तो 100 रुपये की चीज़ जो है 90 रुपये की बन गई, ठीक है, 90 रुपये की बन गई। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो 90 रुपये की बन गई, मतलब 10% का जो है चेंज आया है यहाँ पर। तो 10% का चेंज आया, 10% के यहाँ दिया है, नहीं दिया, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर है। तो 10% जो है डिक्रीज हो गया फाइनल प्राइस, अगर 100 रुपये की थी वो 90 रुपये की बन गई, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस। अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर। तो 30 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 6 किलोमीटर। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस बोला था क्या है, 30 किलोमीटर, और स्पीड इंटरचेंज भी कर सकते हो, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो गया। तो डी 30 है, स्पीड कितनी है 6 है, तो टाइम कितना आ गया, ये आपका जो है 5 आ गया, ठीक है, 5 हॉर्स का जो है टाइम आ गया। फिर कह रहा है द रिमेनिंग 40 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर जो है वो 5 घंटे में पूरे कर रहा है, 5 घंटे में पूरे कर रहा है। तो एवरेज स्पीड जो है यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 30 किलोमीटर हो गया, एक 40 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। एक जगह उसे 5 घंटे पहले में लग रहे हैं और 5 घंटे दूसरे में, तो 10 से डिवाइड करो, टोटल 10 घंटे का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर स्पीड आपकी आ जाएगी। तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है ना, तो 70/10 क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 यहाँ पर राइट आंसर, 7 किलोमीटर पर हार जो है उसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट देखते हैं 77 क्या है। A jeep is chasing a car which is 5 kilometer ahead. Their respective speed are 90 kilometer per hour, 75 kilometer per hour. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द जीप कैच द कार। तो पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकलती है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, 90 माइनस 75, ये होगी 15। तो 15 किलोमीटर पर हार जो है रिलेटिव स्पीड है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक जीप है वो कार को चेज कर रही है, ठीक है, कार जो है 5 किलोमीटर अहेड है, 5 किलोमीटर आगे है, दोनों की स्पीड बता दी, जीप की 90 है और कार की कितनी है, 75 है। तो कितने मिनट बाद जो है उसे जो है ये कैच करेगी। तो आपने क्या करना है, 5 किलोमीटर को जो है किससे डिवाइड करना है, 5 किलोमीटर को जो है 15 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर है, ठीक है, नीचे क्या है 15 किलोमीटर पर हॉर है। तो यहाँ पर जो हॉर को जो है मिनट में बदलने के लिए 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ 15 वन जा और 4 जा, ये जो है 20 मिनट आएगा, 20 मिनट जो है राइट आंसर है। तो किलोमीटर पर हार था ना यहाँ पर, देखिए रिलेटिव किलोमीटर पर हॉर है और आपको मिनट्स में पूछा है कितने मिनट में, तो हॉर को मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 कर दो, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर क्या है, 20 मिनट, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 78 क्या है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर हॉर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जो है एक मैन वॉक कर रहा है, एक आदमी है वो चल रहा है और ब्रिज को क्रॉस करने में 15 मिनट लग रहे हैं। तो लेंथ पूछी जा रही है, ब्रिज की जो है लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना क्या, स्पीड क्या होती है, स्पीड जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगी, डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है ब्रिज का, तो स्पीड क्या है, स्पीड 5 किलोमीटर पर हॉर है और यहाँ पर टाइम लग रहा है 15 मिनट का। अब देखिए किलोमीटर पर हॉर है स्पीड, तो किलोमीटर को आप जो है मीटर पे कैसे बदलोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं और किलोमीटर पर हॉर है तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे आपका जो है आंसर आ जाएगा 15 वन जा और ये 4 जा, ठीक है, 4 जा, तो ये जो है 5000 को 4 से डिवाइड करो, 1250 मीटर जो है इसका राइट आंसर है। तो सिंपल सा है, मगर इसमें जो है चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर पर हॉर है तो इसे जो है मीटर पर जो है आपको मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करो और 60 से डिवाइड करो और बाकी मिनट तो वहीं पर उससे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ अ डाइस इज थ्रो। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ऑड क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 3 जो है ऑड नंबर होते हैं डाइस में, टोटल कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो बस यही आपका आंसर है 3/6। इसको और सिंप्लीफाई करो 1/2, तो 1/2 जो है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 80 है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक सूट। अब ब्लैक जो राजा होते हैं, ठीक है, राजा और ब्लैक वाले कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना, एक ऐसे पेड़ वाला होगा वो राजा होता है, ठीक है, चार तरह के पत्ते होते हैं ना, एक आपका ऐसे स्पेड्स होता है,
ठीक है, स्पेड्स हो गया, एक आपका डायमंड होता है, एक आपका हार्ट होता है, 4 तरह के पत्ते होते हैं ना। तो काले राजा कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, तो 2 जो है काले राजा होंगे। टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी। इसको और सिंप्लीफाई करो 1/26, तो 1/26 इसका राइट आंसर है। तो 1/26 ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। 81 देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, एरिया कितना है रोम्बस का, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया बता दिया 360 है, हाफ इंटू एक डायगोनल बता दिया 12 है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो बस यहाँ पर क्या करोगे, D2 लिखोगे, 360 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 12 वन जा 3 जा 30 इंटू 2 कितना हो गया 60। तो 60 कहीं दे रखा है, हाँ 60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 82 के देखा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ रेगुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 4342। तो यहाँ पर पहले तो सिलेंडर का जो है आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये जो है फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर के। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 4342 है, इन यहाँ पर इक्वल टू में 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस इन्होंने बता दिया है 14 है। अब हाइट इन्होंने जो है यहाँ पर बता रखी है, क्या हाइट हमें जो है यहाँ बता नहीं रखी, तो हाइट यहाँ लिखेंगे प्लस में 14 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, हाइट तो चाहिए थी, बाकी सारी टर्म हमें यहाँ पर पता लग गई है, तो हाइट जो है यहाँ पर निकल जाएगी। तो 82 का राइट आंसर क्या है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन डी आएगा 39.41, ठीक है, 39.41 जो है इसका राइट आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से जो है क्वेश्चन आना है, इसको जो है आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको जो है 2/13 लिखा है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, 3/7 है इंटू 1/9 है, ऑफ का मतलब 546 है। अब इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब काटना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा 4, ठीक है, बस कट ही करना है इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करना और आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 के फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू करनी है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करना और इसमें से माइनस कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, प्लस में ए लिखा है ना, तो ये दोनों प्लस होंगे, उस साइड जाके माइनस होंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 84 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो 128.657 जो है इसका राइट आंसर आएगा, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर का, 2πRh, ठीक है, 2πRh जो है कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का 2πRh होता है। 2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस हमें पता है कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, 7 से 7 काटो, बाकी इसको सॉल्व करोगे जो है राइट आंसर आ जाएगा। 85 का जो है आपका राइट आंसर क्या है, 2 इंटू 5 10 हो गया, तो और 22 से मल्टीप्लाई 220 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। 86 देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर कैन बी अकोमोडेटेड इन अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम का खेल है सारा, तो ये बोल रहा है 2 सेंटीमीटर के जो क्यूब है वो कितने आ जाएंगे एक 10 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर। तो डिवाइड ही करना आपने और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, तो पहले 10 सेंटीमीटर वाले लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब की जो उसकी साइड होती है, ठीक है, साइड बता दिया 10 सेंटीमीटर, तो उसका मल्टी क्यूब करना होता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये जो है वॉल्यूम आ गया इस वाले क्यूब का 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्यूब जो है 2 सेंटीमीटर का है, तो एक साइड 2 है मतलब 2 का क्यूब, तो ये उसका आ गया। बस इसको सॉल्व करो और आपको आंसर जो है आ जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए 87 देखते हैं, ट्रायंगल का है, गिवन द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 4:5, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 3:2, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग बेसिस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया, ठीक है, एरिया का रेशियो 3/2 है, तो ट्रायंगल का एरिया 1, ठीक है, पहला ट्रायंगल जो है उसका एरिया, फिर डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, ठीक है, बेस हमें जो है पता नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने एल्टीट्यूड यानी हाइट बता दी है 4, ठीक है, 4:5 में ना, नीचे वाले में हाफ इंटू बेस हमें पता नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइट 5 होगी, ये किसके बराबर होगी, एरिया का फॉर्मूला तो 3/2 के बराबर होगी। बस इसको सॉल्व करना है, ये यहाँ पर कट कर दो, B1/B2 है, ये 3/2 है,
और यहाँ पर 5 नीचे था, ऊपर चले जाएगा, और यहाँ 4 ऊपर था, ये नीचे चले जाएगा। तो कितना आना चाहिए, 15/8 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 15:8। 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 88 है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए एंगल ए प्लस एंगल सी इज 140। पहले बनाई देते हैं डायग्राम। ए बी सी एक जो है ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी का मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये 180 डिग्री के, ठीक है। हर एक ट्राइंगल की तीनों साइड को, तीनों एंगल को ऐड करो तो 180 आता है। अब एंगल ए और सी बोला है 140, तो एंगल ए और सी तो बोल दिया 140, तो वन बी क्या होगा, एंगल बी होगा 180 में से 140 किया तो 40 डिग्री हमें पता लग गया। अब बोल रहा है एंगल ए, ठीक है, ए प्लस 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें जो है एंगल ए फाइंड करना है। तो बी तो हमें पता लग गया 40 डिग्री, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 120, 180 में से गया तो कितना बचा, 120 में से 180 गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। Find the number of observation if the sum of the observation is 37.4 and the mean of the observation is 6.23। अब number of observation यहाँ find करनी है। तो sum of observation क्या है 37.4, mean क्या है 6.23। इसको solve करो और जो है number of observation आ जाएगा। यहाँ से point गया, एक point या 0 आ गया, यहाँ से point गया, यहाँ 2 0 आ गए, ठीक है। तो इसको solve करो, 1 से 0 0 कटा, 3740 डिवाइड बाई 625। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो इसको, ठीक है। 2 4, ठीक है, 2 7 4 दिया, असेंडिंग में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या आ रहा है, 2 यहाँ से, 13 यहाँ से, 4 यहाँ से, 13 यहाँ से, 6 यहाँ से, 10 यहाँ से, 7 यहाँ से, 9 यहाँ से, तो बीच में तो 8 आ रहा है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। तो मीडियन क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर 8 है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और बीच में देखो कौन सी टर्म आ रही है, वो आपकी जो है मीडियन होगी। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कुछ कमी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं अगले मॉक टेस्ट में जो है सुधारने की कोशिश करूंगा। तो यूट्यूब में काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ HP एग्जाम फेयर लिखो, ठीक है। टेलीग्राम पे HP एग्जाम फेयर लिखना, हमारा चैनल मिल जाएगा। कुछ 29,000 बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई एग्जाम अपडेट्स है वो देने की कोशिश करते हैं, तो उसको जो है ज्वाइन करके रखना। बाकी किसी ने भी पेड कोर्स लेना होगा, आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। तो HP पुलिस का जो है स्टडी मटेरियल लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, रिकॉर्डेड बैच लेना है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, सब मिलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, जो भी चीज़ चाहिए। टेस्ट सीरीज चाहिए तो HP पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज लिखना, स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल लिखना, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो ऑनलाइन कोचिंग लिखना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी मॉक टेस्ट को इतना रखता हूँ, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आपसे जो है अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।